हेलो स्टूडेंट्स ये है आपका इकोनॉमिक्स का फाइनल पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर, मतलब थर्ड पार्ट है। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में, ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में और इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको पिछले चैप्टर में इसी चैप्टर की पिछली वीडियोस जो आई हैं 2 वीडियोस, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आई हो। ठीक है, आप इन वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो में या पिछली कोई भी वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। 1950 से लेकर 1990 के बीच में हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए, आज हम इसमें वो स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड होता है कि जब हम अदर कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज, अपनी जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाके किसी कंट्री के साथ जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें किसी चीज़ का, उसको बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। At the time of independence, raw material was exported from India to the Britain in abundance. मतलब जब इंडिपेंडेंस होने वाली थी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल था एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से ब्रिटेन में, अबंडेंस में, मतलब हाई क्वालिटी में, क्वांटिटी और क्वालिटी में। ऑन द अदर हैंड फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, मतलब कच्चा माल जो था इंडिया से ब्रिटेन भेजा जाता था और ब्रिटेन वहाँ से मतलब गुड्स बनाते थे, फाइनल गुड्स बना के वो इंडिया में इंपोर्ट कर देते थे, मतलब इंडिया में वापस भेजते थे। नोटेबली अवर बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल, मतलब उस टाइम बैलेंस ऑफ ट्रेड थी जो फेवरेबल थी। फेवरेबल तब होती है जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा और इम्पोर्ट क्या कम करते हैं। तो इनका मेन रीज़न ये था कि इंडियन का जो रॉ मटेरियल अच्छा होता था वो बाहर भेज देता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से जो गुड्स बन के इंडिया में वापस आते थे, सो दैट कि इंडियन पीपल जो हैं वो इंडियन गुड्स पे डिपेंड ना रहे, वो अपना हैंडीक्राफ्ट शट डाउन कर दें उसको। उन्होंने उसका मेन मोटिव था कि इंडियन के गुड्स को बर्बाद करना, ख़राब करना किसी तरीके से। इसलिए इंडियन का रॉ मटेरियल बेटा बाहर जाने लगा। रॉ मटेरियल बाहर जब जाने लगा तो उस पर जो था, फिर जो गुड्स बनते थे उस रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बन के इंडिया में वापस आ जाते थे। सो इंडियन पीपल जो थे ना बेटा, इंडियन सोसाइटी जो थी वो उस गुड्स पे डिपेंड होने लगी। उन्होंने उसको अच्छे से समझने लगा, उनको लगा कि हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसा काम नहीं करते, जो बाहर का माल है वो बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें आदत डाल दी फॉरेन गुड्स की, ये इनकी टेक्निक थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड ए नोटिसेबल चेंज सच एज, इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन ट्रेड में कोई नोटिसेबल चेंजेस आए। जो चेंजेस आए अब हम वो नीचे पढ़ेंगे क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, फर्स्ट इज डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। जब हम एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करते थे उसका शेयर डिक्लाइन होने लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि एग्रीकल्चर जो थी वो इंडिया में ही रहने लगी, क्योंकि इंडियन अब क्या थे, आज़ाद हो गए थे, फ्री हो गए थे रिस्ट्रिक्शन से। सो वो खुद कमाते थे, खुद खाते थे, और इंडियन की जो मंडी थी, मंडी में ही अपना सामान बेचते थे। उनकी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि वो फॉरेन में भेजें। सो डिक्लाइन होगी परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। सेकेंड इज इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट। जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे इंडिया में, अब रॉ मटेरियल नहीं जा रहा था बाहर, टोटल गुड्स जो बन जाते थे मैन्युफैक्चर गुड्स वो बाहर जाने लग पड़े, क्योंकि अब इंडियन के पास टेक्नोलॉजी आ गई, उन्होंने अपना माल बनाना शुरू किया, और उनका जो माल था मशीन्स पे बना हुआ, वो रॉ मटेरियल से जो उन्होंने अपना सामान तैयार किया था वो बाहर जाने लग पड़ा। पहले रॉ मटेरियल जाता था, अब फाइनल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होने लगे बाहर। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड, जो डायरेक्शंस थी एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड, उसमें चेंजेस आ गए। कैसे चेंजेस आए? जो पहले था हमारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था और ब्रिटेन से फाइनल गुड्स बन के इंडिया आते थे। अब ऐसी कुछ ही बात नहीं थी, सारी डायरेक्शंस क्या होगी बेटा, चेंज होने लग पड़ी थी। जो इंडियन फाइनल गुड्स से अब वो एक्सपोर्ट होते थे, और बाहर के जो फॉरेन कंट्री थी अदर देन ब्रिटेन, वो हमारे इंडियन गुड्स को यूज़ करते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे
डायरेक्शंस, मतलब एक्सपोर्ट ट्रेड और इम्पोर्ट ट्रेड में बदलाव आना शुरू हो गया। लास्ट वन इज डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन इन मेन ट्रेडिंग पार्टनर। जो ब्रिटेन था इंडिया का मेन ट्रेडिंग पार्टनर था, उससे जो था इंडिया का कट आउट होने लगा, बॉयकट होने लगा। उसके साथ इंडिया की जो ट्रेडिंग थी, व्यापार था, वो कम होने लगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये थे आपकी फॉरेन ट्रेड की दशा आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था ये पढ़ा है हमने। अब इसको अच्छे से याद करना, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। फर्स्ट चैप्टर में बताया गया कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले कैसे हालात थे, और इस वीडियो में बताया गया, इस चैप्टर में बताया गया कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद क्या हालात थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड पॉलिसी। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी क्या होती है बेटा? जब हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ परचेज सेल करते हैं, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एक पॉलिसी बनाई जाती है, वो पॉलिसी को फॉलो करके ही हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट 7 5-year plans of India, the trade was commonly called an inward looking trade strategy। जो पहले 7 जो 5 ईयर के प्लान थे ना, उसमें ट्रेड को बोला जाता था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इनवर्ड लुकिंग। ठीक है, द स्ट्रेटजी इज टेक्निकली नॉन एज इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। मैंने ऊपर ये तभी नहीं बताया अभी आपको, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मतलब दिस स्ट्रेटजी टेक्निकली नॉन एज इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन क्या होता है? जब हम किसी कंट्री को फॉरेन गुड्स से डिपेंडेंसी हटा के अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी बढ़ाते हैं। मतलब हम फॉरेन गुड्स पे डिपेंड ना होकर इंडियन गुड्स पे डिपेंड रहें, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन मीन्स सब्सिट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आगे इम्पोर्ट वर प्रोटेक्टेड बाय द imposition of tariff quotas which protect the domestic firm from the foreign competition। उसने बोला imports were protected by the imposition of tariffs। import जब हम कोई चीज़ करते थे उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लग जाते थे, मतलब टैरिफ्स ड्यूटीज़ लगती थी, टैक्स लगते थे। एंड कोटास विच प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। जो हमारी डोमेस्टिक फर्म को फॉरेन कॉम्पिटिशन से क्या थी? प्रोटेक्ट करती थी। कैसे प्रोटेक्ट करती थी? अगर हम इंडियन गुड यूज़ करेंगे तो बेटा हमें कोई टैक्स, कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर फॉरेन से मंगाएंगे टैक्स और ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सो इसीलिए जो बंदा होता है जो बाहर से सामान मंगवाता है वो यही सोचता है कि अगर मैं इंडियन गुड्स यूज़ करूँगा मुझे किसी प्रकार का टैक्स या कोई कोटास या कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। इसलिए कॉम्पिटिशन से क्या था? प्रोटेक्ट होते थे। इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसी कारण इसको इनवर्ड लुकिंग कहा जाता था। इनवर्ड लुकिंग मतलब अपने इंडियन स्ट्रक्चर में, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लुक करना, उनको देखना और उनको परचेज करना, सो दैट हमें कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस या कोई कोटा पे ना करना पड़े। ठीक है, ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज हमारा सेव हो जाता था क्योंकि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सामान मंगवा रहे हैं फॉरेन की कंट्री का, ठीक है, हमें पहले पैसे कन्वर्ट करवाने पड़ते थे, तो इसीलिए हम इंपोर्ट करवा सकते थे। तो वो कहता है फॉरेन एक्सचेंज सेव हो जाता था क्योंकि हमें इंपोर्ट करवाना ही नहीं, क्योंकि हमें इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करने थे। और फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हमारी जो इंडियन करेंसी थी वो बाहर नहीं जा रही फॉरेन में। क्रिएटेड ए प्रोटेक्टेड मार्केट एंड लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट गुड्स। उन्होंने आगे ना प्रोटेक्टेड मार्केट क्रिएट कर दी कि एक अच्छी मार्केट है कि इंडियन में अगर आप गुड परचेज करते हैं आपको किसी तरह का नुकसान होगा वो इंडियन फर्म आपको पे करेगी, आपको किसी तरह का टैक्स, कोटा, ड्यूटी नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह नहीं पे करनी पड़ेंगी, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो थे उनकी डिमांड मार्केट में अच्छी खासी हो जाती थी। हेल्पफुल टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इन आर कंट्री विच डायरेक्टली लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रेड पॉलिसी की वजह से जो हमारे इंडियन गुड्स थे वो अच्छे बिकने लगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होने लगा लोगों का उनको यूज़ करके, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है बेटा, बढ़ने लगी, हमारी इंडियन इकोनॉमी अच्छी होने लगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। मतलब जब हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट करे उसका क्रिटिसिज्म क्या निकला, उसका मतलब निचोड़ क्या निकला, उसके बाद क्या हुआ। इट डिड नॉट लीड टू ग्रोथ, एक्चुअली उसके साथ हमारी कोई ग्रोथ हुई ही नहीं।
हमें बताया जाता था कि अगर हम इंडियन गुड्स यूज़ करेंगे इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, बट एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमारे इंडियन गुड्स की ग्रोथ हुई ही नहीं, हमारी इंडियन इकोनॉमी वहीं की वहीं स्टैंड कर रही थी। लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। पहले हमारा फॉरेन गुड्स के साथ कंपटीशन चल रहा था कि इंडियन जो है फॉरेन से गुड मंगवा रहे हैं, हम सेम ऐसे गुड्स बनाएंगे ताकि जो लोग हैं वो इंडियन गुड्स परचेज कर सके, फॉरेन गुड्स ना खरीदें। जैसे कंपटीशन ख़त्म हुआ, लोगों ने इंडियन गुड्स पर डिपेंड करना शुरू किया, तो मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं गायब होगी, क्योंकि कंपटीशन ख़त्म हुआ। कंपटीशन ख़त्म होने की वजह से मॉडर्नाइजेशन गायब होगी, क्योंकि फॉरेन के साथ कोई कंपटीशन रहा ही नहीं। सो उन्होंने जैसे प्रोडक्ट है वैसे बनाने शुरू किए, उसमें कोई चेंज नहीं लाए, सो मॉडर्नाइजेशन भी ख़त्म होगी। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज मतलब जो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर किए थे ना, अपने अंदर टेक ओवर किए थे, उसमें इनएफिशिएंसी आ गई। उनमें जो लोग काम कर रहे थे वो इतने इनएफिशिएंट और पुअर ग्रोथ कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। इट डिड नॉट लीड टू एफिशिएंसी, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारे काम में कोई एफिशिएंसी नहीं आई, कोई सही काम नहीं हुए, इतने अच्छे सही काम नहीं हुए, एफिशिएंसी नहीं आई, काम जैसे थे वैसे और पुअर होते गए, एफिशिएंटली काम सही तरीके से नहीं किया गया। सो ये था आपकी ट्रेड पॉलिसी, जिसमें हमें बताया गया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होता है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्री लाइसेंसिंग। ठीक है, अच्छा, जब आपको लाइसेंस का मीनिंग जनरल टर्म में क्या होता है, जब भी हम अपनी सर्टन एज को अटेन कर लेते हैं ना बेटा, तब हम अपना व्हीकल लाइसेंस बनवाते हैं, सो दैट हम अपने व्हीकल को बिना किसी रुकावट के चला सकें, हम बिना किसी डर से चला सकें। सो इंडस्ट्री लाइसेंसिंग भी वही है। जब हम इंडस्ट्री शुरू करवाते हैं तो हमें एक एक्ट बनाए जिसको बोल देते हैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेजोल्यूशन एक्ट, जो 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके अंदर रजिस्टर करवा के हमें एक लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है, सो दैट हम अपनी इंडस्ट्री को चला सकें। और लाइसेंस इशू कराने का मेन मोटिव यही होता है कि हम जो स्कार्स रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ना, उसको अच्छे और बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ किया जाए, और जो भी हम इंडस्ट्री में गुड्स बना रहे हैं वो बेस्ट एंड चीप क्वालिटी के हो जाएं। अगर किसी कंज्यूमर को वो गुड्स नहीं भी पसंद आते, अगर कंज्यूमर कोई इसके खिलाफ केस भी करता है इंडस्ट्री के, तो उसको कंज्यूमर को भी कोई रुकावट ना आए, इसलिए एक लाइसेंस बना दिया जाता है, उसको बोल देते हैं इंडस्ट्री लाइसेंसिंग। ठीक है, सो अब हम देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IDRA एक्ट ऑफ 1951। IDRA एक्ट क्या है? इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रिसर्च रेजोल्यूशन एक्ट 1951। उस एक्ट को बनाने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान प्रायोरिटीज। मतलब इंडस्ट्रीज ने जब अपने आप को इस्टेब्लिश किया, उसने इस्टेब्लिश करते हुए जो हमें बताया था ना कि हमें ये प्रायोरिटीज़, किस चीज़ को प्रायोरिटी दी है, ये हमने अचीव करना, उसको रेगुलेट करना, देखना कि इंडस्ट्री ने जिस पर्पज़ के लिए इंडस्ट्री खड़ी की है कि वो काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली होता है जब एक बंदे के हाथ में कंट्रोल हो, सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में कंट्रोल हो। इंडस्ट्री ने अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली की कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा वो प्रोडक्ट बना सकता है, वो प्रोडक्ट उसी की तरह कोई और कंपनी भी बना सकती है, बट थोड़ा सा चेंज करके, नाम चेंज करके। ठीक है, सो मोनोपोली को ख़त्म किया। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट बेटा होता है कि किसी रीजन को, किसी क्षेत्र को डेवलप करना। जैसे उन्होंने कहा कि उनका मेन मोटिव था कि बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्री लगा दी जाए, वहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था बैकवर्ड एरिया का वो अच्छा होगा, वो एरिया भी अच्छा बन जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ अनड्यू कंपटीशन बिटवीन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सॉरी, इसका मेन एक और मोटिव था कि जो अनड्यू कंपटीशन, मतलब जो बेमतलब का कंपटीशन था ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, वो ख़त्म किया जाए। क्योंकि चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, सभी इंडस्ट्री किस में रजिस्टर्ड हो जाएंगी? IDRA एक्ट में। तो सो उनमें कंपटीशन रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज अंडर दिस एक्ट। मतलब उन्होंने कहा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को भी बड़े अच्छे वे से यूज़ किया जाए, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो ये भी एक IDRA एक्ट का बेटा ऑब्जेक्टिव था। ये था कुछ ऑब्जेक्टिव्स IDRA एक्ट के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं
क्रिटिसिजम्स अगेंस्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। क्रिटिसिजम्स अगेंस्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के क्रिटिसिजम्स क्या थे? देयर वॉज एन एड हॉक सिस्टम फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग। इंडस्ट्री लाइसेंसिंग में जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि आपको एक इंडस्ट्री स्टैंड करनी पड़ती है, आपको वहाँ एड हॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर दी जाती थी एप्लीकेशंस। ठीक है, एड हॉक सिस्टम मतलब वायरलेस सिस्टम होता है, वेदर टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन और टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशंस। The second one is the quality of the techno-economic examination conducted by the Director General of Technical Development was generally poor। मतलब इंडस्ट्री आपने जिस पर्पस के लिए स्टैंड की जाती है उस पर्पस को चेक करने के लिए एक डायरेक्टर जनरल होता है। जो डायरेक्टर जनरल अपना काम करता है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर वे में कर रहा है, इनएफिशिएंट वे में कर रहा है। थर्ड वन इज लाइसेंसिंग पॉलिसी रिजल्टेड इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इन मैनी इंडस्ट्री। मतलब लाइसेंसिंग की वजह से इतने रेगुलेशंस इंडस्ट्री पे पड़ जाते हैं कि वो अपने उस कामों में उलझ जाते हैं, इसलिए जो उनकी कैपेसिटी सही जगह पर लगाने की जगह वो रेगुलेशंस में लग जाती है। मतलब वो जो काम उन्होंने अपने काम में कैपेसिटी यूज़ करनी थी वो उन्होंने जो इंडस्ट्री लाइसेंसेस के रेगुलेशंस है उसमें लग जाती थी, जिसकी वजह से उनकी जो कैपेसिटी थी वो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाती थी। लास्ट वन इज इन द रियलिटी द पॉलिसी हेल्प लार्ज बिजनेस इन अक्यूमुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर होती है मनी पावर। जो बिजनेस हाउसेस का मेन मोटिव था कि इंडियन इकोनॉमी को क्या करना है, स्टैंड करना, पर उन्होंने का मेन मोटिव कहाँ शिफ्ट हो गया, एक्यूमुलेटेड इकोनॉमी पावर, मतलब पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, प्रॉफिट की तरफ ध्यान रख दिया अपना। उन्होंने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि हमें अपने इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको डेवलप कराना है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ करानी है, पीपल का सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करना है। बट उन्होंने इससे अपना मोटिव शिफ्ट करके किस पे शिफ्ट कर दिया, एक्यूमुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सो बेटा ये था आपका इंडियन इकोनॉमी का फाइनल पार्ट। आज यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सो किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियोस के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आपकी प्रॉब्लम जो बेटा सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।